हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख 16 मार्च है। आइए शुरू करते हैं आज के रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी ने आबकारी सिपाही, अब ये जो वैकेंसी आई थी 2016 की थी, 6 साल के बाद इसका जो कट ऑफ है और परिणाम है, दोनों को जारी किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जनरल कैटेगरी के 203, अनुसूचित जाति के 85, एसटी के 8 और ओबीसी के 109 अभ्यर्थी शामिल हैं। प्राप्तांक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं upSSC.gov.in पर। लेकिन मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम को फिलहाल कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। प्रमोद कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो मानदंड बनाए गए हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए इसे पास करना महज औपचारिकता है। साथ में हाई मार्क्स लाना भी बेहद आसान है। यह अब बेहद आसान तो नहीं है, हाई मार्क्स लाना बेहद कठिन है, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज मिस्टेक है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है, यानी कि समानता का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए फिजिकल आसान है, पुरुषों के लिए फिजिकल काफ़ी कठिन है, और इसी बात पर याचिका जो है ये कोर्ट में दाखिल की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो सिपाही की भर्ती में लग गए 6 साल। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। कट ऑफ जनरल के लिए है कितना, 67, एससी के लिए है 45, एसटी के लिए 31 और ओबीसी के लिए कितनी है, 64 है। क्षैतिज आरक्षण जो है वो सेनानियों के लिए 33 है। दिव्यांग महिला और भूतपूर्व सैनिक के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 6 साल लग गए 405 पदों में अंतिम चयन करने में यूपी ट्रिपल एससी को। तो अंततः इस भर्ती के योग्य आवेदकों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थियों के परिणाम से संबंधित कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आबकारी सिपाही के रिक्त 405 पदों पर भर्ती की कार्रवाई 2016 में शुरू हुई थी। इसमें जनरल के 203, अनुसूचित जाति के 85, अनुसूचित जनजाति के 8 और ओबीसी के 109 पदों पर चयन होना था। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूपीपीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा में 479 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था, किसके लिए, इन्होंने आवेदन किया था प्रधानाचार्य पद के लिए। प्रधानाचार्य पद के लिए दोस्तों होता ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी में ही लिखा गया रहता है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टीचिंग का होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने या तो 3 साल से कम या बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है या तो उसमें त्रुटि थी या उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं किया, जिसकी वजह से यूपीपीएससी ने यह बड़ा कदम उठाया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अब कुल 479 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो प्रधानाचार्य पद के लिए हाई स्कूल या इसके ऊपर की कक्षाओं में न्यूनतम 3 वर्ष के शिक्षा कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास अनुभव या तो 3 साल से कम का रहा या अनुभव ही नहीं रहा। तो सर्टिफिकेट इन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए जमा नहीं किया, जिसकी वजह से अब इन्हें बाहर कर दिया गया है। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा जो कि कल संपन्न हुई है, उसमें 30 प्रश्न जो कि जीएस से पूछे गए, ये प्रश्न काफ़ी जो है लेवल के रहे, मतलब काफ़ी हार्ड आप मान सकते हैं। जिन लोगों ने एल टिकट की परीक्षा 2018 में दी थी उनको भी याद होगा कि 30 प्रश्न जब भी पूछता है आयोग तो उसके जो प्रश्न होते हैं इतने आसान नहीं होते हैं, उसकी तैयारी में आपको काफ़ी वक्त लग जाता है। अब जो लोग यूपीपीएससी की आने वाली परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो 12 जून को इसकी परीक्षा होनी है। तो देखो आपको जो है पूरा मई कवर करना है। कम से कम वर्तमान में जो करंट अफेयर इस चैनल पर चल रहा है, इसमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम की डेट से पहले का जो महीना होता है, जून में परीक्षा होनी है। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा जो लोग यूपीपीसीएस 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं और अन्य परीक्षाओं की। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 जून को परीक्षा होनी है, मतलब आपको इसके पहले के जो 6 महीने हैं, मतलब दिसंबर 2021 से लेकर मई
2022 तक जितना भी करंट है उसको बहुत ही सीरियसली आपको पढ़ना है। और उसमें भी जो मई का महीना है, उसके पहले आएगा अप्रैल का महीना, और ये जो महीना चल रहा है, ठीक है। तो अप्रैल, मई और मार्च, मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने बहुत ही अहम है, मार्च अप्रैल और मई। तो फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि सीरियसली कोई भी एस्पिरेंट रेगुलर रूप से, मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि रेगुलर हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो कि सीरियसली करंट अफेयर को अभी वॉच कर रहे हैं। परीक्षा निकट आ जाएगी, उसके बाद आपके पास समय बहुत कम बचेगा। आपके पास देखा जाए तो 2.5 महीने का ही वक्त है। तो 2.5 महीने में आपको अपनी तैयारी करनी है। तो जो लोग करंट अफेयर के बारे में पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ा जाए यूपी पीसीएस के लिए, तो मैं कहूँगा कि रटते हुए आगे बढ़िए। मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने तो बिल्कुल रट लीजिए। इसके पहले का जो करंट है वो भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, डेली एक पुराना वीडियो भी देखते रहिए, दिसंबर से लेकर मई तक का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो 30 प्रश्न पूछे गए जीएस के, तो ये 30 प्रश्न आज दोपहर तक इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसको वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड में नकल कराने वालों पर लगेगा रासुका। तो अब यूपी बोर्ड 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में संगठित रूप से नकल कराने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं पहली बार कक्ष निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी। मतलब पूरी तैयारी ये है कि शुचिता को बरकरार रखने का प्रयास इस बार किया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ द्वारा नज़र भी रखी जाएगी। और कल से बैंकों में 4 दिनों के लिए कामकाज नहीं होगा। तो अगर आपका कोई ज़रूरी काम है तो उसे आज ही निपटा लें और बुधवार को ही इसे पूरा कर लें, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होली का अवकाश है, फिर रविवार को छुट्टी रहेगी और शनिवार को बैंक खुलेगा, लेकिन उसमें भी कम उम्मीद है कि मतलब आपका काम हो पाए। तो अगर कोई ज़रूरी काम है तो आज ही निपटाने का प्रयास कर लें। और राज्य सरकार की मुफ्त राशन योजना के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि ये जो राशन योजना है, हालांकि अभी बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ इसके बारे में नहीं है, लेकिन न्यूज़ ये आ रही है कि इसे अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 तक इसे बढ़ाया जा सकता है। और कुल मिला के 15 करोड़ लाभार्थी हैं इस मुफ्त राशन योजना के। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं है, पर सरकार की मंशा पर इसे छोड़ा गया है और प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निःशुल्क राशन देने का जिक्र किया गया है। तो देखते हैं कि अब ये जो योजना है कब तक लागू रहती है। अभी तक राज्य सरकार ने दिसंबर से मार्च तक का निःशुल्क राशन दिया है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी कि 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिया जाता है। इसके लिए कार्ड धारकों से 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल के लिए लिया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार इसका खर्चा खुद वहन करेगी। हालांकि पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि महीने में 2 बार जो राशन मिलता है उसमें कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। और यहीं पर अगर देखें तो कर्नाटक में हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं, कक्षा में ड्रेस कोड जरूरी, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा चुका है। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ज़रूर बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह विवाद ने बड़ा स्वरूप लिया, यह तर्क झुटलाया नहीं जा सकता कि इसके पीछे कुछ अदृश्य ताकतें थी। ये ताकतें सामाजिक अशांति को भड़काकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। इनके खिलाफ पुलिस जांच जल्द पूरी हो, दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। डेफिनेटली ये सही बात है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों पर अगर ड्रेस कोड लागू है तो स्कूल में किसी भी बच्चे को ड्रेस पहनकर जाने में क्या परेशानी हो सकती है, क्या आपत्ति हो सकती है। आप बाहर बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन अगर ड्रेस की छूट दे दी जाए तो हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का वास्ता देकर अलग अलग रूपों में आएंगे, फिर कॉलेज यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य प्रथा नहीं है। कोर्ट ने उडुपी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि कक्षा में बैठने की एक आचार संहिता है, विद्यार्थियों को इसका पालन करना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म तय करना तर्कपूर्ण प्रतिबंध है और सांविधिक रूप से मान्य भी, इस पर कोई विद्यार्थी आपत्ति नहीं जता सकता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण यश दीक्षित और जस्टिस जे.एम. काजी की पीठ ने कहा कि स्कूल कॉलेजों को ड्रेस कोड तय करने का पूरा हक है। तो अब देखो, ये नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम जरूर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर कोई पेपर सेटर होगा
तो ऐसे नामों को आपके क्वेश्चन बनाने में वो देरी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।